सार्वजनिक व्यय को केंद्रीय अर्थशास्त्र में राजकोषीय नीति के एक बहुत प्रभावशाली अस्त्र के रूप में प्रयोग किया गया। कहा गया कि जब मंदीकालीन स्थितियों में अर्थव्यवस्था में विकास की गति मंद पड़ जाती है और जहां मौद्रिक नीतियां एक तरह से अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने में असफल सिद्ध होती हैं, वहां पर सार्वजनिक व्यय का उपयोग करके अर्थव्यवस्था को इस मंदी की स्थिति से निकाला जा सकता है। और ये दावा किया गया वहाँ कि मंदी काल में जब निजी निवेशों में कमी हुई रहती है, उद्यमी जो है भविष्य में हानि होने की संभावना से ग्रसित होते हैं और उस डर से वो निवेश नहीं करते हैं। वैसी स्थिति में सरकार यदि सार्वजनिक व्ययों को बढ़ा दे तो एक तरह से अर्थव्यवस्था में आशा का संचार होता है, अर्थव्यवस्था में आय बढ़ती है, वस्तुओं की सेवाओं की मांग बढ़ती है और जिससे निजी उद्यमी जो है प्रेरित होते हैं और निवेशों में वृद्धि होती है। और एक बार जब ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो आगे आय में और रोजगार में बड़ी तेज़ी से वृद्धि होती है। और इस रूप में राजकोषीय अस्त्र के रूप में सार्वजनिक व्यय को बहुत ही महत्व दिया गया। लेकिन वहीं ये भी महसूस किया जाता है कि जब सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि होती है तो अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है वस्तुओं सेवाओं की और इसलिए मुद्रा की भी मांग बढ़ती है। वैसी स्थिति में यदि मौद्रिक नीति तटस्थ हो और मांग के अनुरूप मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में न बढ़ती हो तो ब्याज दरें बढ़ती हैं और जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो इस बढ़ी हुई ब्याज दरों से निजी निवेश हतोत्साहित होते हैं और अर्थव्यवस्था में आय घट जाती है। और इस प्रकार जहां हम ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक व्ययों की वृद्धि से कुल आय में वृद्धि होगी, वहीं ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद निजी निवेशों में जो कटौती होगी उसके फलस्वरूप जो आय में कमी होगी वो उस कमी को कम कर देगी, घटा देगी जो सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि के कारण हुई है। और ये जो प्रभाव हुआ कुल आय में कमी होने का और इसलिए क्योंकि निजी निवेशों में कमी हुई और निजी निवेशों में इसलिए कमी हुई क्योंकि ब्याज दरों में वृद्धि हो गई है, तो आय में जो क्षति होती है, जो कटौती होती है, सार्वजनिक व्ययों के कारण जो आय में वृद्धि हुई थी उसमें जो कटौती होती है, इसी को हम एक नाम देते हैं अर्थशास्त्र में और इसको हम लोग कहते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। हिंदी में हम उसको एक नाम बता रहे हैं आपको, ह्रासकारी प्रभाव हम कह सकते हैं। ह्रासकारी प्रभाव का मतलब एक ऐसा प्रभाव जो हमारे उत्पादन को, आय को घटा देता है। तो हम इसको क्राउडिंग आउट इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो हम आपको बता दें है क्या, बता चुके आपको। देखिए ये प्रक्रिया यहाँ से देखिए, सरकारी व्ययों में जब वृद्धि होती है इसको हम कहते हैं डेल्टा जी, और जब वृद्धि होती है तो आय में वृद्धि होती है डेल्टा वाई, और जब आय में वृद्धि होती है तो वस्तुओं सेवाओं की मांग बढ़ती है, उनके लिए मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। इस नाते डिमांड फॉर मनी डेल्टा एमडी में वृद्धि होती है और जब मांग में वृद्धि होती है, मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है और मॉनेटरी पॉलिसी न्यूट्रल होती है, या आप ये ऐसे कह लें कि मुद्रा की पूर्ति तदनुरूप बढ़ाई नहीं जा सकती या बढ़ नहीं रही है, वो ऐसी स्थिति में डेल्टा आई ब्याज दरों में जो वृद्धि होती है और ब्याज दरों में वृद्धि होने के बाद इसका निवेश पर प्रभाव पड़ता है, निवेश घटता है और उस निवेश घटने के कारण आय में कमी आती है। तो यहाँ आय में वृद्धि हुई थी और यहाँ आय में कटौती हुई है। तो इस बढ़ी हुई आय में जितनी ये आय घटती है, इसी घटी हुई आय को हम
क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। किसका? निजी निवेश का। निजी निवेश में कटौती के कारण जो आय घटती है वो है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब हम इसको समझाने के लिए कुछ चित्रों का सहारा लेंगे, कुछ जो है गणितीय एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम कुछ समीकरणों का उपयोग करेंगे और ये इसको हम बड़े सरलता से और अच्छी तरह समझाने की स्थिति में होंगे। आइए हम देखें। ये एग्रीगेट डिमांड है, समग्र मांग। अर्थव्यवस्था की जो समग्र मांग है वो 3 हिस्सों में हमने बांटी है। एक है सी, एक है आई, एक है जी। तीनों हम लोग जानते हैं। सी जो है कंजम्पशन है, निजी निवेश है, निजी उपभोग है। आई जो है वो निजी निवेश है और जी जो है वो सरकारी व्यय है, सरकारी निवेश है। यहाँ पर सी जो है उसका हमने बहुत सरलतम रूप लिया है। ये आय पर निर्भर करता है। अन्य कुछ और जटिल स्थितियाँ हो सकती हैं कि अर्थव्यवस्था में जब सरकार है तो सरकार कर लगा सकती है, करों की दरों में बदलाव आ सकता है, लेकिन अभी उसको हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं। और हम क्योंकि क्राउडिंग आउट इफेक्ट हमको पढ़ना है तो हम उसको सबसे सरलतम रूप में ले रहे हैं कि उपभोग केवल आय का फलन है और ये C बराबर A प्लस BY के रूप में संबंधित है। B जो है हम जानते हैं ये एक गुणांक है और इस गुणांक का नाम है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। किसी अर्थव्यवस्था में कितनी सामान्यतः मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, अर्थात बढ़ी हुई आय का कितना अंश हम बढ़े हुए उपभोग के रूप में लेते हैं। और इस तरह से आय का एक हिस्सा अगर जैसे हम कहते हैं कि 0.8 अगर है उपभोग प्रवृत्ति 80%, तो जो हमारी आय बढ़ती है उसका 80% हिस्सा हम उपभोग पर खर्च करते हैं। शेष निवेश करेंगे, बचत करेंगे, वो अलग का बात है। और ये जो है ये आय से स्वतंत्र है और हम लोग जानते हैं कि आय कुछ उपभोग का एक हिस्सा आय से स्वतंत्र होता है, इसको हम स्वायत्त उपभोग कहते हैं। तो ये स्थिर है और ये आय से अप्रभावित है। अन्य दोनों चरों को आई और जी को यहाँ हमने स्वायत्त मान लिया है, आय से अप्रभावित मान लिया है। लेकिन निवेश के संदर्भ में एक बात और यहाँ हम लोग ध्यान रखें। निवेश का फलन देखें, यहाँ हमने लिखा हुआ है क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत है इसलिए इस रूप में लिख रहे हैं। आई इज इक्वल टू आई बार। आई बार का मतलब है स्वायत्त निवेश, जिसको आय से अभी यहाँ हम अप्रभावित मान रहे हैं। आगे लिखा हुआ माइनस एफ आई। आई जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की दर है। एफ जो है एक कोफिशिएंट है, गुणांक है, स्थिर गुणांक है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। और माइनस का चिन्ह है जो ये बता रहा है कि ब्याज की दर और निवेश में विपरीत संबंध है। ब्याज दर घटती है तो निवेश बढ़ता है, ब्याज दर बढ़ती है तो निवेश घटता है। कितना घटता बढ़ता है वो इस एफ पर निर्भर करता है। एफ का कोई मान हो सकता है, वो मान अगर छोटा होगा तो ब्याज दर के परिवर्तन का निवेश पर कम प्रभाव पड़ेगा, अगर वो मान बड़ा होगा तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे अगर ये 2 हो तो जो भी ब्याज की दर होगी उसका दुगना दर से निवेश बढ़ेगा घटेगा, और अगर 1 हो, अगर 4 हो, ऐसे। तो इसका मतलब एफ के घटने बढ़ने का यहाँ पर असर पड़ेगा। इस संदर्भ में वो महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार हम चाहें तो समीकरण को यहाँ देखिए जोड़ दिया, ए प्लस बी वाई सी की जगह पर लिख दिया। इसको लिख दिया आई को स्वायत्त निवेश है, जी जो है ये स्वायत्त सरकारी व्यय है, और आगे जो ये आई को प्रभावित करने वाला तत्व था माइनस एफ आई, उसको लिख दिया है ताकि हमें ध्यान रहे कि आई यहाँ पर निवेश के माध्यम से समग्र मांग को प्रभावित करेगा। और इस समीकरण को और छोटा करने के लिए हमने तीनों स्वायत्त व्ययों को, जैसे है ये स्वायत्त ए जो था स्वायत्त उपभोग, आई जो था स्वायत्त निवेश, जी था स्वायत्त सरकारी व्यय निवेश, और तीनों को जोड़ दिया। तीनों की प्रकृति एक जैसी है, आय पर इनका कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। इस नाते हमको ए डैश ए बार करके तीनों को जोड़ा और तीनों की जगह पर यहाँ केवल ए लिख सकते हैं। और अब समीकरण हम छोटा कर सकते हैं, ए बार प्लस बी वाई माइनस एफ आई। ये हमारी समग्र मांग का एक समीकरण है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि
एग्रीगेट डिमांड इनसे प्रभावित या निर्धारित होती है। अब हम एक चित्र डायग्राम बना रहे हैं जिसके माध्यम से हम आपको क्राउडिंग आउट इफेक्ट समझाएंगे, और ऐसा करना ज़रूरी है क्योंकि बिना इसको बताए हुए वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, जैसा कि हम सामान्यतया जानते हैं, इस चित्र में जब हम राष्ट्रीय आय का निर्धारण करते हैं, जहाँ समग्र मांग और समग्र पूर्ति को हम दिखाते हैं, यहाँ एक्स अक्ष पर आय या उत्पादन है, आउटपुट इनकम है, और वाई अक्ष पर जो है समग्र मांग और समग्र पूर्ति होती है। यही इनका सबका जोजल टोटल कि कितनी मांग हुई। और एक 45 अंश की रेखा बीच से खींची जाती है जो ये बताती है कि इस पर दोनों तरफ की दूरियां बराबर हैं, क्योंकि इधर व्यय है और इधर आय है, और संतुलन के लिए आय व्यय होना जरूरी है बराबर, और आय व्यय की बराबरी तभी होगी इसी 45 अंश की रेखा पर ही होगी, क्योंकि उसके अलावा अन्य कोई भी जो संयोग बिंदु होंगे वो दोनों अक्षों पर बराबर दूरी नहीं दिखाएंगे। तो समग्र मांग यहाँ चित्र में बनी हुई है। समग्र मांग जहाँ पर इस 45 अंश की रेखा को काटेगी वहीं पर वो बिंदु होगा जहाँ पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति, कुल आय कुल व्यय बराबर होंगे। इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर y = E है, आय बराबर व्यय है। ये तीन तत्व हमारे जो हैं कंपोनेंट जो हमारी समग्र मांग के हैं, स्वायत्त उपभोग, स्वायत्त निवेश, सरकारी व्यय, ये आय से अप्रभावित हैं। इसलिए जब आय शून्य होगी तब भी इतना रहेगा ये, और ये तीनों का टोटल यहाँ है A1 बिंदु तक जाता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और अब अगर आय बढ़ती, आय धनात्मक होती है तो उसके साथ उपभोग बढ़ेगा, ये इस हिस्से के हिसाब से BY के अनुपात में। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि B धनात्मक होती है और कांस्टेंट होती है, इस नाते जैसे जैसे आय बढ़ेगी वो बढ़ेगा, धन का मतलब है बढ़ेगा। तो ये वक्र यहीं से ऊपर उठता जाएगा, जैसे है ये दाईं तरफ ऊपर उठता हुआ वक्र होगा। ये AD1 है, पहले का प्रारंभिक वक्र है, अभी कुछ हुआ नहीं है। कुछ हुआ नहीं मतलब सरकारी व्ययों में कोई परिवर्तन हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये है AD1 वक्र है, और संतुलन का बिंदु E1 बिंदु पर है, और इस E1 बिंदु पर समग्र मांग समग्र पूर्ति बराबर है, और यहाँ पर आय का स्तर जो है वो OY1 है। अब कहा जा रहा है कि अगर हम सरकारी व्ययों में वृद्धि कर दें तो देखें परिणाम क्या होता है। सरकारी व्ययों में वृद्धि अगर ΔG के बराबर हो तो इतनी इसमें स्वायत्त व्ययों में इतनी राशि और जुड़ जाएगी, और क्योंकि B कांस्टेंट है इस नाते ये वक्र इसी के समानांतर बिल्कुल ऊपर जाएगा। तो बढ़ने के बाद जब उपभोग बढ़ जाएगा तो इस वक्र समानांतर एक दूसरा वक्र मिलेगा जो AD2 होगा, समग्र मांग का वक्र होगा। इन दोनों वक्रों को समझने के लिए एक और चीज़ हमने ध्यान आपको रखा, या तो हम ऐसे कह दें कि दोनों वक्रों पर ब्याज की दर बराबर है, ठीक है। और अगर और स्पष्ट करना चाहें तो यहाँ लिख भी दिया है A बार प्लस BY माइनस FI1 करके लिख दिया है कि I1 ब्याज की दर है इस वक्र पर, और दूसरे वाले वक्र पर भी ब्याज की दर I1 ही है, तो FI1 यहाँ भी लिखा हुआ है, BY वहाँ भी है, यहाँ भी है। ये जो A डैश बार है और नीचे A बार है वो दिखा रहा है कि ये जो स्वायत्त निवेश यहाँ पर कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो इस पर सरकारी व्यय बढ़ा हुआ है, इस पर प्रारंभिक स्थिति है, और इस आधार पर अब जो नया संतुलन बिंदु E2 पर होगा और उससे निर्धारित आय का स्तर OY1 होगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आइए एक दूसरा वक्र खंड बना रहे हैं नीचे। ये ध्यान रखिएगा, इस चित्र और चित्र अलग है, ये चित्र अलग है, केवल आपके समझने के लिए बिल्कुल उसके ठीक नीचे बनाया हुआ है ताकि ये दूरियां हम देखते रहें क्या हो रहा है। इस दूसरे वाले चित्र में नीचे तो वही है, इनकम आउटपुट ही है, लेकिन y अक्ष पर यहाँ ब्याज की दर है, और हम पहली स्थिति में आ रहे हैं कि जब पहला संतुलन बिंदु E1, एक बात और आपको ध्यान दिला दें, संतुलन में हम जानते हैं कि जब समग्र मांग बराबर समग्र पूर्ति होती है या कुल आय बराबर कुल व्यय होता है तो संतुलन होता है।
और अगर हम बचत निवेश के रूप में संतुलन को देखते हैं, इन्वेस्टमेंट और सेविंग के रूप में, तो उसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी बराबर होती हैं, तो बचत और निवेश भी बराबर होते हैं। ऊपर वाले चित्र में हम आय और व्यय बराबर करके संस्थित दिखाएंगे, नीचे वाले चित्र में हम बचत और निवेश करके संस्थित दिखाएंगे। लेकिन संस्थित की दोनों स्थितियों में ब्याज दर और आय का स्तर वही रहेगा, जो पहली में है वही दूसरी में भी रहेगा। इसीलिए उस चित्र को उसके नीचे बनाया गया है। इस वक्र पर देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, एक ब्याज की दर है I1 और इस ब्याज की दर पर संतुलन ये है, और इस संतुलन में हम यहाँ नीचे दिखा रहे हैं कि आय का स्तर जब है OY1 और ब्याज का स्तर है I1, यहाँ I1 बनाया हुआ है, तो इस बिंदु पर संतुलन है। इस बिंदु पर जब आय है Y1 तो Y1 और I1 का यहाँ जो बराबरी का बिंदु है E1 डैश, जिस पर आय वही है जो यहाँ है, ब्याज की दर वही है जो यहाँ है, संतुलन का बिंदु दोनों एक है, लेकिन इस पर कुल आय कुल व्यय बराबर है, इस पर कुल बचत और कुल निवेश बराबर है। इसका मतलब है इस बिंदु पर बचत और निवेश बराबर है। हमने इसके पहले एक वीडियो बनाया है, उसमें इस वक्र को और अच्छी तरह समझाया है, आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि इस अध्ययन में एक वक्र का प्रयोग होता है जिसको हम IS कर्व कहते हैं। IS वक्र वो वक्र होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर I और S बराबर होते हैं, मतलब बचत निवेश बराबर होते हैं, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर संतुलन रहता है। लेकिन प्रत्येक बिंदु, हर बिंदु उसका आय के एक स्तर और ब्याज के एक स्तर से संबंधित होता है। इसका मतलब है कि इतनी आय OY1 आय और वो Y1 आय और OI1 ब्याज की दर से संबंधित एक बिंदु यहाँ है, इस पर बचत निवेश बराबर हैं। इसका मतलब है कि इस बिंदु से एक IS वक्र गुजर रहा है, और उस IS वक्र को अगर हम खींचें, हमने कहा मान लीजिए ये वक्र है IS1। पिछले वीडियो में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आप जानेंगे कि IS वक्र जो है, अगर इधर ब्याज दर दिखाई जाए, इधर जो है आय का स्तर दिखाया जाए, तो ये वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ होता है, बाएं से दाईं ओर नीचे गिरता हुआ होता है, जो ये दिखाता है कि ब्याज दर के ऊंची होने पर ये आय का स्तर कम होगा और ब्याज दर के नीचे स्तर पर आय का स्तर ज़्यादा होगा। इस नाते ये वक्र ऐसे ही होगा। तो एक वक्र हमने इस बिंदु से खींच लिया। अब आइए ज़रा दूसरे स्थिति में, E2 बिंदु से संबंधित जो ये है Y2 आय है, और Y2 आय के समय भी ब्याज की राशि वही है I1, और इसका मतलब है इसी I1 पर ये बिंदु भी है, इसी I1 पर ये बिंदु भी है, और ये बिंदु जो दिखा रहा है ब्याज की दर है I1 और आय है Y2, ये बिंदु दिखा रहा है ब्याज की दर वही है I1 लेकिन आय का स्तर है उससे कम। तो इस बिंदु पर भी संतुलन होगा और बचत निवेश बराबर होंगे, इस बिंदु पर भी बचत निवेश बराबर होंगे। जैसे इस बिंदु से एक वक्र गुजरा है, वैसे दूसरे बिंदु से भी एक वक्र गुजरेगा और दूसरा वक्र हो जाएगा IS2। और एक बात और ध्यान रखें आप, दोनों वक्र एक दूसरे के समानांतर हैं क्योंकि हमने सरल रेखा के रूप में खींचा है, और दोनों के बीच की जो दूरी है ये देखिए, वही दूरी है जो आय वृद्धि की दूरी है। जितनी आय में वृद्धि होगी, दोनों वक्रों के बीच का अंतराल, क्षैतिजीय अंतराल, ऐसे वाला, ऐसे नहीं, क्षैतिजीय अंतराल उतना ही होगा हर सर्वत्र। तो दोनों वक्रों की दूरी ये होगी, और यही सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के कारण आय में होने वाली वृद्धि है, ये ध्यान रहे। जब सार्वजनिक व्यय इतना बढ़ा था तो आय में इतनी वृद्धि हुई थी, वही वृद्धि है ये, इतनी वृद्धि। अब क्या हुआ, इस बीच एक और चीज़ होगी। जब देखिए, अब एक और वक्र का उदाहरण आपको ध्यान दिलाएं। अर्थव्यवस्था में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में दो बाजार होती है, एक को हम कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट, एक को कहते हैं मनी मार्केट। ये जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण हो रहा है हमारे इस चित्र में, ये वस्तु बाजार का चित्र है जिसमें हम बचत, निवेश, आय की बात करते हैं, व्यय की बात करते हैं। मुद्रा बाजार में हम मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, इसका अध्ययन करते हैं।
और मुद्रा के बाजार को यहाँ तटस्थ मान लिया गया, अर्थात वहाँ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये हम मान रहे हैं। और मुद्रा बाजार में जो संतुलन होता है, जैसे यहाँ पर वस्तु बाजार में संतुलन IS वक्र पर होता है, जिस पर बचत निवेश बराबर होते हैं और तदनुरूप इस चित्र में कुल आय कुल व्यय बराबर होते हैं, उसी तरह मुद्रा बाजार में संतुलन तब होता है जब मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर होती है ब्याज और आय के विभिन्न स्तरों पर। जैसे ये ब्याज और आय के विभिन्न स्तरों पर IS वक्र है, वैसे ब्याज और आय के विभिन्न स्तरों पर एक दूसरा वक्र मिलेगा, इसको हम LM वक्र कहते हैं। LM वक्र का मतलब एक ऐसा वक्र जिस पर मुद्रा की मांग और पूर्ति बराबर है ब्याज और आय के विभिन्न स्तरों पर, और वो मुद्रा बाजार में संतुलन की स्थिति होगी। अब अगर हम मुद्रा बाजार में उस संतुलन की स्थिति को, उस वक्र को यहाँ खींचें, क्योंकि दोनों वक्रों के सहायता से या दोनों वक्रों के बराबरी के आधार पर ही दोनों बाजारों में एक साथ संतुलन स्थापित होता है, तो ऐसी स्थिति में ये LM वक्र है। यहाँ LM वक्र के बारे में हम इतना जान लें कि LM वक्र एक ऐसा वक्र है जो बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ होता है, और ये वक्र ब्याज और आय के उन विभिन्न संयोगों को दिखाता है जिन पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति मुद्रा बाजार में बराबर होती है, और ये संतुलन की स्थिति है। और अगर ऐसा हो तो इसी से राष्ट्रीय आय और ब्याज दर का सब निर्धारण होता है। अगर LM वक्र ये हो और ये हमारा IS वक्र हो तो संतुलन होगा E1 डैश बिंदु पर, और जब ये वक्र दूसरा बन जाएगा तब संतुलन होगा E0 डैश पर। जब यहाँ संतुलन है तो ब्याज की दर ये है, आय का स्तर ये है। जब यहाँ संतुलन है तो देखिए क्या हो रहा है, ब्याज की दर बढ़ गई है, ये हो रही है, यहाँ पर ये ब्याज की दर निर्धारित होगी OI2, और आय का स्तर देखिए कहाँ गया, इस बिंदु पर आय का स्तर है OY0, अर्थात जब सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि के कारण अब जब ये ब्याज की दरें बढ़ गई ना ब्याज की दर, जब कुल व्यय बढ़ा और इस तरह से दो IS वक्र बने, और जब LM वक्र इसके साथ संयोजित किया गया तो दो संतुलन के बिंदु मिले, और हमने देखा कि दूसरे संतुलन बिंदु पर ब्याज की दर वो नहीं रही जो पहले थी, बल्कि अब बढ़ गई। तो जब ब्याज की दर अब बढ़ गई, और जब ब्याज की दर बढ़ जाएगी तब तीसरा फैक्टर अब काम करेगा कि निवेश जो है ये आय का फलन है, ऋणात्मक दोनों में संबंध है। तो जब ब्याज दर बढ़ेगी तो निवेश प्राइवेट घटेगा, निजी निवेश घटेगा। तो अब निजी निवेश घट जाएगा, और जब निजी निवेश घटेगा तो आप जानते हैं कि निवेश स्वायत्त निवेश निजी भी है, स्वायत्त निवेश सरकारी भी है। सरकारी निवेश बढ़ा था तो आय बढ़ गई थी, और निजी निवेश घटेगा तो आय घट जाएगी, और वैसे घटेगी गुणा, क्योंकि B का मान वहाँ भी था, B का मान वहाँ भी फलन में है। तो ये निजी ब्याज दर में बढ़ोतरी हुई, ब्याज दर पहले थी OI1, अब हो गई OI2। इस ब्याज दर के बढ़ने के कारण निवेश घट गया, और निवेश घटने के कारण आय घट गई। तो आय जो घटी वो चित्र में इस संतुलन बिंदु पर दिख रहा है कि पहले आय थी OI2, अब घट के हो गई OI0। तो इसका मतलब ये हुआ कि निवेश घटा दिया किसने, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कटौती ने। तो होना क्या था कि सार्वजनिक व्यय जब बढ़ा था तो उसके कारण आय में वृद्धि हुई थी Y1 Y2, और उसके कारण हमने देखा कि ब्याज दर बढ़ गई, और ब्याज दर बढ़ने के कारण निजी निवेश घट गया, और जब निजी निवेश घटा तो आय घट गई, और जब आय घटी तो घट के Y2 से आ गई Y0। तो इतनी आय को घटा दिया गया ना, जितना निवेश हम कल्पना कर रहे थे कि सरकारी व्यय बढ़ने से आय में वृद्धि हो जाएगी Y2 तक, वो वृद्धि अब सिकुड़ करके हो गई Y0। तो ये जो आय में इतनी कटौती हुई, कमी हुई, या इस आय को जो सरकारी व्यय के कारण बढ़ी थी उसको फेंक के बाहर कर दिया किसने, निजी निवेश ने, कटौती के रूप में आय पर प्रभाव डालकर बढ़ी हुई ब्याज दरों के कारण। तो ये जो क्षति हुई है यही है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। और हम हिंदी जब कहते हैं ह्रासकारी प्रभाव, तो ह्रास कर दिया किसमें, जो आय बढ़ी थी उसमें इतनी ह्रास हो गई, और यही ह्रास जो है ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट है।
एक बात यहाँ और ध्यान दिला दें, ये इफेक्ट कितना तेज और कितना कम होगा निर्भर करेगा कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बाद निवेशों में कितनी कटौती हुई हैं, और वो कटौती इस मान पर निर्भर करेगी एफ के, कि ब्याज दरों का परिवर्तन का निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा या कम। अगर एफ का मान ज़्यादा होगा तो प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, निवेश ज़्यादा घटेंगे। एफ का मान कम होगा तो निवेश कम घटेंगे। और दूसरी ओर ये गुणक प्रभाव बी जो है ये निर्धारित करेगा। अगर बी का मान ज़्यादा है तो गुणक प्रभाव के कारण आय में वृद्धि और कटौती दोनों तेज होगी, और उसका भी प्रभाव इस क्राउडिंग आउट इफेक्ट पर पड़ेगा। अब इस पूरे विश्लेषण को हम अति संक्षिप्त कर रहे हैं आपके लिए, और वो इसलिए कि एक बार इसका सार फिर देख लीजिए हुआ क्या है। ज़रा देखिए यहाँ पर, जब गवर्नमेंट में एक्सपेंडिचर में शुरू में वृद्धि हुई थी, वो डेल्टा जी है, तो हमने लिखा है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डेल्टा जी, और ये बराबर है A1 से लेके A2 तक। और जब ये बढ़ोतरी हुई तो आय में कितनी बढ़ोतरी हो गई, Y1 Y2 Y1 Y2, इसको हम यहाँ भी देख सकते हैं E1 डैश E2 डैश। यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितनी बढ़ोतरी हुई, I1 से लेके I2 हो गई, और इसके कारण निवेश घटा, निवेश घटने से आय घटी, आय में जो घटोतरी हुई वो Y0 Y2 हो गई, Y0 Y2, और जितनी ये आय घटी है यही क्राउडिंग आउट इफेक्ट है, ये क्राउडिंग आउट इफेक्ट है। तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट को हम इस प्रकार से पहले समझा सकते हैं, ये कब उत्पन्न होता है, क्यों उत्पन्न होता है, और किस प्रक्रिया से अंत तक चलता है, ये पहले हमने बता दिया। फिर हम कहेंगे इसको समझाने के लिए हम एक सरलतम रूप ले रहे हैं।